जी हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। आज की वीडियो का मुद्दा और टॉपिक रहेगा जो आप लोगों ने ही दिया है कि जेआरएफ में कितना अमाउंट मिलता है, किसको मिलता है, कब तक मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो और जेआरएफ के क्या क्या फ़ायदे हैं, या जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना अमाउंट चेंज तो नहीं होता। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जेआरएफ से रिलेटेड। तो सारी की सारी क्वेरीज जो हैं आज की मैंने कोशिश की है, जो आपने मेल किए हुए थे जेआरएफ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी आपकी, प्लस जो आप लोगों ने कमेंट किए हुए थे, सो वो सारी की सारी, या फिर जो इन जनरल क्वेरीज हो सकती हैं उसके अलावा, वो भी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के भी रखे हैं कि आप लोगों ने जो पूछे थे। तो सबसे पहली चीज़, तो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको मैं बता दूं, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, और यूजुअली जिस इंसान को जेआरएफ बोलते हैं वो जूनियर रिसर्च फेलो हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नेट का एग्ज़ाम आप कब देंगे? आप मास्टर्स के दौरान देंगे या फिर मास्टर्स के बाद देंगे, कि आपने कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रखी है या आप कर रहे हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं जब आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए। जेआरएफ क्लियर होने का क्या मतलब है? अब जेआरएफ क्लियर होने का मतलब है कि सबसे अच्छे नंबर, मतलब टॉप वाले बच्चों में आप आ रहे हो और आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो गए हो। सो अब ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आया नेट का और आपका जेआरएफ क्लियर हो गया और अगले दिन से आपके घर में सरकार पैसे भेजने शुरू कर देगी। सो वो सिचुएशन नहीं है। जेआरएफ आपने एलिजिबिलिटी कर ली है, आप क्लियर हो गया है आपका, यानी आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं नेट के एग्जाम में, तो अब जो है आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में एनरोल करना पड़ेगा। यानी जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तभी आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलता है, या वो जेआरएफ आप अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, सो पहला मुद्दा तो यहीं पर क्लियर कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपका नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाए तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये अमाउंट जो है क्या वो सिर्फ जेआरएफ वालों को मिलता है या नेट वालों को भी मिलता है अगर वो पीएचडी में एडमिशन लें, या फिर अब जो पीएचडी कैटेगरी आ जाएगी उनको भी मिलेगा? सो देखो जी, सिर्फ जेआरएफ वालों को मिलता है, यानी टॉप के कुछ बच्चे, टॉप में जब आप मार्क्स लेके आते हो, सो वो बच्चे जब एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में, तो वो ही अवेल कर सकते हैं वो जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है, वो स्टाइपेंड बोल लीजिए, फेलोशिप बोल लीजिए। ओके, दूसरी चीज़, जिनका नेट क्लियर हो गया है वो एडमिशन तो ले सकते हैं पीएचडी में, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कोई मेरिट लिस्ट बन के कोई प्रावधान है उस यूनिवर्सिटी की फेलोशिप का, तो वो फेलोशिप शायद उनको मिल जाए फिर भी, बट वो फेलोशिप इन जनरल स्पेसिफिकली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी जो है वो बराबर नहीं होती जेआरएफ के, यानी कि जेआरएफ का अमाउंट आपको हमेशा हाई नज़र आएगा एज कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटी फेलोशिप। ठीक है, उठा ले रे बाबा, उठा ले। अब कुछ एक सब्जेक्ट में आप गेट के थ्रू भी जो है अवेल कर सकते हो फेलोशिप, ये भी एक प्रावधान होता है। जैसे मान लो सेंट्रल लेवल पे कोई यूनिवर्सिटी है या एनआईटीज़ है, आईआईटीज़ हैं, वहाँ पे क्या प्रावधान होता है कई बार कि आपने एंट्रेंस दिया या फिर गेट आपका क्लियर है, तो उसके गेट के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी या जो एनआईटी है वो फेलोशिप देगी, और वो फिर वो फेलोशिप कई बार मैच कर देते हैं जितनी जेआरएफ की फेलोशिप होती है उससे। ठीक है, यानी टेक्निकली उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकता है आपका जेआरएफ ना हो, लेकिन गेट की वजह से, गेट का जो एग्ज़ाम है जो कि नेट की तरह ही होता है, तो गेट के एग्ज़ाम की वजह से, क्लियर होने की वजह से भी आपको सेम अमाउंट जो है वो मिल रहा होता है। ओके, सो ये तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब नेट वाले कोई मतलब पैसे नहीं मिल रहे हैं, नेट वाला अगर पीएचडी में एडमिशन ले तो पीएचडी वाली जो कैटेगरी है वो तो सिर्फ एडमिशन के लिए ही हो गई। ओके, कि आप बस पीएचडी में कैटेगरी में आपके मार्क्स आ गए हैं, अगर जो अभी तीसरी कैटेगरी बनाई गई है, तो उसमें भी आप सिर्फ क्या करेंगे कि आप मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है पीएचडी में, आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हो। जैसे आप किसी भी और कोर्स में लेते हो तो अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपनी फीस भरना, वो सारे खर्चे उठाना, तो वो सारी चीज़ें जो है फिर वो आपके बिहाफ पे हो जाएंगी। जैसे कि आप बाकी कोई भी कोर्स करते हो वैसे ही आपका पीएचडी भी एक कोर्स हो जाएगा। ओके, फिर है जी, जेआरएफ को कोई और एग्जाम देने की ज़रूरत है या नहीं है, ये क्वेश्चन आया है। सो जेआरएफ को यूजुअली हर एक यूनिवर्सिटी में जेआरएफ के लिए अलग से सीट्स निकलती हैं, तो जेआरएफ को कोई भी और एग्जाम देने की ज़रूरत तो नहीं है।
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सिर्फ आपका ही JRF क्लियर है, बहुत सारे बच्चों का क्लियर है। तो वो सारे JRF वाले अगर वहाँ अप्लाई कर रहे हैं उस जगह पे, और बच्चे अगर ज़्यादा हो रहे हैं जितनी सीट्स हैं उससे, सो वो इंटरव्यू बेसिस पे फिर सिलेक्शन करते हैं। उस इंटरव्यू में आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा जा सकता है। एक बच्चे ने बोला था कि जैसे आपने बोला साइनॉप्सिस तो कोर्स वर्क के बाद दी जाती है, सो साइनॉप्सिस कोर्स वर्क के बाद दी जाती है। वो जो आपसे मांग रहे होते हैं ना ड्यूरिंग द एडमिशन या ड्यूरिंग इंटरव्यू, वो रिसर्च प्रपोजल होता है, वही आपका टॉपिक होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो वो सिर्फ आपका एक एप्टीट्यूड चेक करना चाह रहे हैं कि आपको रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च से रिलेटेड कुछ आइडिया है भी या नहीं भी। सो वो फाइनल नहीं होता है वो टॉपिक, बस आप किस फील्ड में काम करना चाह रहे हो उस तरीके से आप अपना टॉपिक जो है उनको बता सकते हो, अपना प्रपोजल दे सकते हो रिसर्च से रिलेटेड कि आप क्या काम करना चाह रहे हो। ओके, सो ज़रूरी नहीं है जी। तो JRF वालों के लिए अलग से सीट्स निकलेंगी, इंटरव्यू होगा और उस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। एडमिशन हो जाएगा, एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, उसके बाद ही आपको वो जो फेलोशिप है वो मिलनी शुरू होगी। उसके बाद है JRF ले रहे हो तो क्या हॉस्टल में रहना कंपलसरी है? सो कंपलसरी नहीं है। देखो JRF में एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA भी मिलता है। तो अगर आप बाहर रह रहे हैं हॉस्टल से, PG वगैरह में कहीं, तो आपको HRA मिलेगा जो आपकी फेलोशिप है उसका 8%, ठीक है, जितनी भी आपकी फेलोशिप है। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको वो HRA नहीं मिलेगा, प्लस जो हॉस्टल में खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि हॉस्टल में ना जेन्युइन थोड़ा सा रेट होता है, जेन्युइन खर्चा होता है, रादर देन PG में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। तो वो PG वाला एग्जैक्ट खर्चा तो ऑब्वियसली सरकार आपको नहीं देगी, बट जितनी आपकी फेलोशिप है उसका 8% वो आपको प्रोवाइड कर देंगे हाउस रेंट अलाउंस के रूप में, HRA के रूप में। ठीक है, सो ये हो गया जी, कंपलसरी नहीं है हॉस्टल में रहना, बट अगर आप दूर से हैं तो PG की बजाय हॉस्टल ज़्यादा फिजिबल आपको रहता है, सिक्योरिटी वाइज भी और बाकी चीज़ों वाइज भी। ओके, फिर है फॉर हाउ लॉन्ग यू विल गेट द फेलोशिप। तो 5 साल के लिए मिलती है आपको, यानी जब आपने एडमिशन ले लिया तो जिस दिन आपने ज्वाइनिंग कर ली, डिपार्टमेंट में अटेंडेंस लगा दी, कहीं पर भी एडमिशन लेके, सो वो उस दिन से लेके 5 साल अपने गिन लीजिए, 5 साल तक आपको मिलेगा। अगर कई बार ये भी होता है, मान लो आपने एडमिशन नेट के बेसिस पे ले लिया और अगली साइकिल जब आई और आपने नेट का एग्जाम दिया वापस से, तो आपका JRF क्लियर हो गया। तो अब जिस दिन आपका JRF क्लियर हुआ है उस दिन से लेके अगले 5 साल आपको वो मिल सकता है। ठीक है, सो एक ये चीज़ हो गई। देन है 5 साल तक मिलेगा, ये बता दिया मैंने। JRF वर्सेस SRF, तो एक होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एक होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी आप सीनियर रिसर्च फेलो बन गए। तो ये क्या होगा जी, जब आप एडमिशन आपने ले लिया तो 2 साल तक आपको JRF की अमाउंट मिलेगी और 2 साल के बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करना कि भाई हाँ मैं काम कर रहा हूँ या ये चीज़ें हो रही हैं। सो वो रिपोर्ट जब आप पर्टिकुलरली सबमिट करोगे तो एक कमेटी बैठेगी और वो उसको अप्रूव करके आपको SRF में प्रमोट कर देगी एक तरीके से। यानी कि अब जो JRF था, अब आप JRF की जगह SRF हो गए हो 2 साल के बाद, और वो SRF की अमाउंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है JRF से, यानी पहले 2 साल आपको थोड़ा कम अमाउंट और उसके बाद आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, थोड़ा बहुत ना कमा लेते हो। देन होता है जी JRF SRF हो गया। अच्छा, कंटीजेंसी, ये भी एक इशू होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फेलोशिप की अमाउंट मिलेगी, प्लस आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है HRA, और उसके साथ साथ आपको कंटीजेंसी भी मिलती है। अब ये कंटीजेंसी डिफर कर सकती है साइंसेज में या नॉन साइंसेज में, क्योंकि नॉन साइंसेज की जब बात आती है या UGC की जब बात आती है तो UGC जो है वो आपको प्रोवाइड करता है 10,000 की पूरे साल में। ओके, और वो पूरे साल में भी आपको हर 3 महीने में सबमिट करनी होती है चीज़ें, यानी हर 3 महीने में आपको स्टेशनरी, आपका छोटा मोटा खर्चा, उसके लिए आपको 2,500 तक पैसे मिलेंगे, वो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये जो 10,000 है ये अमाउंट साइंसेज में 20,000 होती है। रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि साइंसेज में कंपैरेटिवली खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें केमिकल्स या बाकी चीज़ें, उसमें आपको अपनी फेलोशिप में से भी लगाना पड़ता है कई बार, तो वो खर्चा उस बेसिस पे थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो वो कंटीजेंसी भी आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा रहेगी। अब पॉइंट ये है कि क्या हर महीने मिलेगी फेलोशिप और कितनी मिलेगी? एलिफेंट इन द रूम, सबसे बड़ा क्वेश्चन। पैसा ही पैसा होगा। तो देखो, अगर आप JRF हैं तो आपको 37,000 प्लस उसका 8% यानी 2960 यानी 2,960 ये आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, प्लस 3 महीने का 2,500 आप जो है कंटीजेंसी लगा लीजिए। क्या बोला तूने?
तो देखो अगर आप JRF हैं तो आपको 37,000 प्लस उसका 8% यानी 2960 यानी 2,960 ये आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, प्लस 3 महीने का 2,500 आप जो है कंटीजेंसी लगा लीजिए। ये है आपका JRF का, हर महीने की होती है ये। कई बार पोर्टल में या चीज़ों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दिक्कत की वजह से लेट हो सकती हैं चीज़ें, बट मिलेंगी आज नहीं तो कल। सो एक तरीके से वो सिक्योरिटी वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो 2 साल के लिए JRF, देन SRF में आपको ये 37,000 की बजाय 42,000 हो जाएगा। मैं नहीं मानता। SRF में आपको ये 37,000 की बजाय 42,000 हो जाएगा, और उसमें फिर आप उसका 8% जोड़ेंगे तो 3,360 3360, ठीक है। वो आपका HRA हो जाएगा और ऐसे ही फिर कंटीजेंसी रहेगी, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट अमाउंट होती है जो 5 साल तक आपको मिलती है, 2 साल तक JRF, देन 3 साल तक SRF। पैसा ही पैसा होगा। अब कई बार ये भी होता है, लोगों को ऐसे लगता है कि बस JRF वालों को तो मतलब जो और टीचर्स या बाकी लोग होते हैं ना, पार्ट टाइम टीचर वगैरह, उनको ये होता है JRF वालों को तो बहुत पैसे मिल रहे हैं। पॉइंट ये है कि उसके साथ साथ खर्चा भी होता है, आपको अपनी फीस भरनी होती है, आपको अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको रेंट वेंट और बाकी चीज़ें देखनी होती हैं, आपको हॉस्टल में रह रहे हो तो उसका खर्चा देखना होता है। उसके अलावा भी ड्यूरिंग PhD भी आपके खर्चे होते हैं। अगर आप नॉन साइंसेस बैकग्राउंड से हो, मान लो जैसे हम एजुकेशन से हैं, तो हमें टूल्स लेना और चीज़ें या क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, या कई बार आप वेबसाइट वगैरह एक्सेस करना चाह रहे हो, उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ती हैं। उसके अलावा साइंसेज में तो बस खर्चों की भरमारी होती है। मान लो आप केमिकल साइंसेज से हो, केमिस्ट्री से या फिजिक्स से, सो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे आपको केमिकल्स के बिना तो काम चलेगा नहीं आपका। तो वो केमिकल्स कई बार डिपार्टमेंट में अगर अवेलेबल नहीं है, या आपको जो है कोई टेस्ट कराना है, कोई चीज़ें करानी हैं जो आपने कंपाउंड्स बनाए हैं, तो उसके लिए भी आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज आपका खर्चा निकल जाएगा इस सारे अमाउंट में, आपकी PhD यानी एक हाईएस्ट डिग्री भी हो जाएगी, और उसके साथ साथ अगर आप थोड़े से संभल के चलें सो यू कैन सेव डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं, और 5 साल के लिए आपकी थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाती है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट का दौर चल रहा है, आप सबको पता है। एंड वो होता है ना, वैसे आई डोंट नो ये अप्रोप्रिएट लाइन है या नहीं है, बट वो होता है ना कि आप 5 साल के लिए सरकार के जमाई जैसे हो जाते हो कि हाँ वो आपको देंगे। अब चाहे कोविड आ जाए, चाहे कोई सिचुएशन आ जाए, फेलोशिप नहीं रुकेगी आपकी, फेलोशिप तो आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, थोड़ी डिले हो सकती है बट आ जाएगी। सो इसीलिए फेलोशिप भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिव होता है बच्चों के लिए या लोगों के लिए कि PhD करनी है, ठीक है। सो आई होप मैंने आपकी सारी की सारी क्वेरीज जो हैं वो कम्प्लीटली क्लियर कर दी होंगी। एंड फिर भी कोई क्वेरी बच गई हो JRF से रिलेटेड या इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड रवीना एंड अमित, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड और कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, थैंक यू।